हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग आईएएस एकेडमी। ये जो हमारी पॉलिटी की एक सीरीज़ चलती है जिसमें हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे फ्रॉम 6 to 12 और बहुत ही बेसिक लेवल से जो है इसको डिस्कस करेंगे सो दैट कि एक जिसको पॉलिटी में कम इंटरेस्ट हो या पढ़ने में बहुत मज़ा ना आता हो उनके लिए भी जो है वो इंटरेस्टिंग बन सके, है ना। तो आज हम क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है, क्लास 7 की एनसीईआरटी आज हम पढ़ेंगे, है ना। और ये जितने भी स्लाइड्स में जो आपको दिखेंगे वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी के द्वारा ही लिए गए हैं, एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं। उसको बस मैं प्रयास करूंगा कि आसान भाषा में उसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। और ये क्लास 7 भी हमारा 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी। फर्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी अगर हम इन जनरल ऐसे ही पूछते हैं कि भैया इक्वालिटी मतलब क्या, तो इक्वालिटी मतलब एक तरीके से आदमी कह सकता है एक समानता, है ना। इक्वल लॉ फॉर ऑल, इक्वल लॉ फॉर ऑल। हर आदमी के लिए जो लॉ है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है वो सेम है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नो डिस्क्रिमिनेशन। तो इक्वालिटी अगर हम समानता की बात करते हैं तो क्या हमको ये कब से मिली और क्या इसको जो हम जब फ्रीडम जब ने हासिल करी 1947 में तो उसके बाद से ही स्टार्ट हो गई, या किस तरीके से उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को, बहुत एरिया को, चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें जो हैं अपनी करनी पड़ी। तो इस वीडियो में हम वो एग्जाम्पल्स भी लेंगे किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी में हमको जो राइट टू वोट है वो मिलता है, जो कि और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का वो गारंटी करता है इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ गारंटी देता है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, नो अनटचेबिलिटी विल बी प्रैक्टिस्ड, इट विल बी कंप्लीटली इलीगल, है ना। कोई अनटचेबिलिटी नहीं, सब लोग बराबर हैं, सब लोग इक्वल हैं। तो इस तरीके से जो है हम इक्वालिटी को पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे। और इन डिटेल पढ़ते के साथ ही अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या आप समझना चाहते हैं दोबारा उसको, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। टेलीग्राम से, फेसबुक के माध्यम से भी गर्ग आईएएस एकेडमी के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। और इसको जो है हम समझते हैं कि किस तरीके से इक्वालिटी जब इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला इक्वल फॉर ऑल। इक्वालिटी का एक सामान्य अगर हम देखें तो इक्वल फॉर ऑल, इसका मतलब है सबके लिए समानता, सबके लिए समानता, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिफरेंसेस, नो डिफरेंसेस बिटवीन दी सिटीजन्स। जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उसमें कोई भी डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमको जो है राइट्स देता है, हमको राइट्स को गारंटी करता है, इक्वालिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स। इक्वालिटी हमारे डेमोक्रेसी की एक बहुत की फीचर है। इस की फीचर को हम किस तरीके से देखते हैं? अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी मिलती है तो कौन सी ऐसी पहली चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती है कि हाँ भाई हमको इक्वालिटी है और इक्वालिटी के थ्रू हमको जो है वो राइट मिल रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राइट टू वोट की, जो कि 18 ईयर्स
या 18 ईयर्स से प्लस लोगों को राइट टू वोट मिलता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे उनका इकोनॉमिक स्टेचर उनकी कुछ भी हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, कोई भी हो, सबको जो है राइट टू वोट मिलता है। तो इक्वालिटी जो है, अगर हम बेस लेवल से देखें तो कहीं ना कहीं ये जो राइट टू वोट है एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सोसाइटी में फॉर स्प्रेडिंग या टू एनहांस द इक्वालिटी। क्योंकि इक्वालिटी सिर्फ हमको बुक्स में, रियल रूल्स एंड रेगुलेशन में ही नहीं, हमारे एटीट्यूड में, हमारी सोच में, हर चीज में इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है अच्छा भाई कोई भी चीज हम सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से कर रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारी सोच में भी वो चीज है कि नहीं हम सब इक्वल हैं, देयर इजंट एनी डिफरेंस, देयर इजंट एनी डिफरेंस, वी कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स। किसी भी चीज के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, वो कंप्लीटली गलत है। अब अगर हम देखते हैं जो इक्वल राइट टू वोट है, इंडिया ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है जिसमें जो भी एडल्ट हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, है ना, उसने कितनी पढ़ाई करी है, कौन सी पढ़ाई करी है, कौन सा कास्ट का है, वो रिच है, पुअर है, जो अभी हमने देखा, आर अलाउड टू वोट। दैट मीन्स इट गारंटीज इक्वालिटी। जब सबकी समानता है तो डेफिनेटली इक्वालिटी है। भाई इक्वालिटी क्यों नहीं होगी अगर हम डिस्क्रिमिनेट करें, जैसे कि हम पहले जो है इंडिपेंडेंस के पहले कि भैया जो एजुकेटेड हैं या प्रोविंशियल में जो कि कोई राजा की फैमिली से है उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, या कहीं से कोई पढ़ाई करें उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि भैया राइट टू वोट देना है। लेकिन इस चीज़ों को अब कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। हमको सबको राइट दिया गया है कि हम वोट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि 18 साल या 18 साल से ऊपर अगर हैं तो हम वोट कर सकते हैं, और ये डेमोक्रेसी का हमारे एसेंशियल पार्ट है। इसी वोटिंग से गवर्नमेंट फॉर्म होती है ना, इसी वोटिंग से सारे काम जो है होते हैं। भाई गवर्नमेंट होती है, उसका लेजिस्लेचर पार्ट होता है, आगे चल के हम देखेंगे इसमें एग्जीक्यूटिव होता है ना। ये सारी चीज़ें हम जो है जैसे जैसे अपनी पॉलिटी की जर्नी करते जाएंगे उस तरीके से हम इस चीज़ को देखते जाएंगे। तो द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, बिकॉज एवरी एडल्ट इन द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी वजह से वो राइट है उसके पास वोट का। किसी भी कम्युनिटीज बिलोंग करता हो कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी बिलोंग करता हो कोई मतलब नहीं है, भैया हमारा सिटीजन है वो राइट टू वोट है उसके पास। अडल्ट हो गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 साल या 18 साल से ऊपर है, राइट टू वोट कर सकता है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल, है ना। जो भी इंडिविजुअल है, जो भी सदस्य है हमारे देश का, जो भी नागरिक है हमारे देश का, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी ट्राइब का हो, कोई एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, बड़ा आदमी हो, छोटा हो, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, लॉ के सामने वो इक्वल है, हम उसको इक्वल मानेंगे। तो इनइक्वालिटी नो डाउट एग्जिस्ट करती है हमारे एटीट्यूड में। कुछ लोगों के एटीट्यूड में आज भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते उस चीज को क्योंकि लॉ ऐसा है हमारा। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जो कि हम देखे हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है कि कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड जो था लोगों का वो ऐसा था कि इनइक्वालिटी जो है वो थी, इक्वालिटी महसूस नहीं हो रही थी। धीरे 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 वो चीज़ अब बहुत हद तक समानता आ गई है और इक्वालिटी वाकई में प्रैक्टिस हो रही है। इक्वालिटी जो है अब प्रैक्टिस हो रही है। Recognition of equality includes some of the following provision in the constitution। अब हमको देखना है जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा,
उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम किस तरीके से इक्वालिटी को रिकग्नाइज किए हैं, हम किस तरीके से उसको ऑनर कर रहे हैं कि भैया हम जब कहते हैं कि हमारे देश में इक्वालिटी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया हम सब बराबर हैं, तो आइए अब आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिया गया है कि हम सब लॉ के ऊपर इक्वल हैं। कोई भी आदमी है, किसी भी धर्म का है, लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ उसके लिए समानता है, एक लॉ के हिसाब से सबको चलना है। दैट मीन्स एवरी पर्सन, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति हों, चाहे वो जैसा एग्जाम्पल दे रखा है कांता जैसे डोमेस्टिक वर्कर हों, सबको लॉ को ओबे करना है। किसी के लिए कोई हम एक्सेप्शंस देते हैं, है ना, और सम सिचुएशंस, लेकिन ओवरऑल लॉ तो सबको ओबे करना है एंड सबके लिए लॉ इक्वल है। कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर फीमेल और मेल। इस चीज़ को बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमको गारंटी की गई हैं उसमें इन चीज़ों का मेंशन हम देखते हैं आगे, और इस जर्नी में हम उसके बारे में भी बहुत डिटेल में समझेंगे, है ना। जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो कोई प्लेग्राउंड हो, है ना, कोई होटल हो, कोई शॉप हो, कोई मार्केट हो, वो पर्सन कोई जो है जो तालाब है या कोई कुआं है, रोड है, कोई मान लीजिए घाट है जिसके किनारे शावर ले सकते हैं, कोई चीज़ धो सकते हैं, ये चीज़ों का जो एक्सेस है टू ऑल है। तो इन चीज़ों का एक्सेस ऑल है, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को बहुत साउंडली जो है वो गारंटी किया जाता है। हम डिस्क्रिमिनेशन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कैरी कर सकते हैं, वो कंप्लीटली इलीगल है, कंप्लीटली इलीगल है। अनटचेबिलिटी जो हम छुआछूत मानते थे वो कंप्लीटली एबॉलिश कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। करने वाले को सीधे सीधे जुडिशरी अच्छे से एक कहते हैं पीनलाइज या जो सज़ा है वो देती है, वो कंप्लीटली हम उसको डिसऑनर करते हैं, उस चीज़ को हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, वो हमारे देश में इलीगल है। किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी हम फॉलो नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते हैं हम अनटचेबिलिटी। वो हमारा लॉ एकदम उसको इलीगल मानता है। ये हमने देखा एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ये क्या है? ये एक तरीके से दिखा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से चीज़ें मेंशन हैं कि हम इक्वालिटी के तरफ काम करें एंड हम सब इक्वल हैं, और ये किस तरीके से गारंटी देती है। और भी दो वे हैं जिससे गवर्नमेंट ट्राई करती है इम्प्लीमेंट करने का। जैसे एक हमने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो फर्स्ट है जिसमें लॉ हम देखते हैं कि थ्रू लॉ गवर्नमेंट अबाइड कराती है कि भैया यू कांट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी या किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं, सब इक्वल हैं, लॉ के सामने हर कोई एक समान है, ठीक है। और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स करती हैं, गवर्नमेंट स्कीम लाती है, जैसे कि एक बहुत पॉपुलर स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो स्कीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसमें कि चाहे फीमेल एजुकेशन की बात हो, है ना, फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात हो, ये सारी चीज़ों इसको जो है कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, है ना। इस प्रोग्राम के तहत जो एजुकेशन है गर्ल का, उसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो एजुकेशन का स्तर है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और करा है हमने। और किस तरीके से हम जो डिस्क्रिमिनेशन होता है गर्ल के लिए, जो लोग भी डिस्क्रिमिनेशन अपने माइंड में रखते हैं वो उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इट इज़ कंप्लीटली अगेंस्ट द लॉ, ये गलत है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स लेके आती है जिसमें हम इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रैक्टिस, प्रीच, एटीट्यूड को चेंज करना, ये चीज़ें हम टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट करती रहती है।
अब हम देखेंगे एक और बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, जो मिड डे मील स्कीम है। अब मिड डे मील स्कीम क्या है? मिड डे मील स्कीम ये है कि भैया जो भी गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूल हैं उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम लंच देंगे, है ना। अब लंच देंगे तो उससे क्या है, जो लोग पहले स्कूल नहीं भेजते थे वो लंच, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें उनके लिए एक ग्लिटर का काम करेंगी। ये चीज़ें उनको प्रोत्साहित करेंगी कि बच्चों को, जो चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल भेजना है ना। और इसमें एक चीज़ और है कि भाई जो भी चिल्ड्रन है, जो भी बच्चे हैं स्कूल के, किसी भी कास्ट के हों, स्कूल में ये सारा मील जो है वो एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं। और बहुत सी जगह देखा कि जो दलित वुमेन हैं वो इन खाने को बनाती हैं और कुक करती हैं। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि भैया कोई खाना बनाए, कुछ करे, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। एवरीवन इज इक्वल, सब साथ बैठेंगे, सब साथ खाना खाएंगे और इस तरीके से दलित वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और इस तरीके से जो हमारा एटीट्यूड है उसको हम और अच्छा कर सकते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत एसेंशियल पॉइंट है। और वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। भाई टाइम तो लगता है एटीट्यूड चेंज करना, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तो पर्सन्स आर अवेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। भाई कुछ लोग को पता है तो भी उसको करते हैं, क्योंकि उनका वो प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं लेकिन उनके एटीट्यूड में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। बट स्लोली एंड स्लोली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, स्लोली एंड स्लोली चेंज हो रही हैं, काफ़ी हद तक बेटर भी हो चुकी हैं। लेकिन किसी को भी इनइक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करना है, सबको इक्वल स्टेटस देते हुए आगे चलना है। ये आगे हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो इसमें और डिटेल में हम देखेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने हमको सबको राइट्स दिए हैं और किस तरीके से इनइक्वालिटी को गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को एक इलीगल प्रैक्टिस करार किया है। अब हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो कि डेफिनेटली सबकी निगाह में एक बहुत मॉडर्न देश है, क्या यहाँ पे कभी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करी? तो एनसीईआरटी में साफ साफ ले रखा है कि अफ्रीकन अमेरिकन जो कि एंसेस्टर थे, उनको स्लेव्स बना के लेके आया गया था अफ्रीका से, वो आज भी कुछ हद तक अनइक्वल हैं यूएसए जैसे मॉडर्न कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री में। डिस्पाइट द फैक्ट कि एक मूवमेंट भी हुआ था 1950s में इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन में, है ना। क्योंकि यहां तक कि बस है तो भैया आप बस में पीछे बैठो, आप आगे बैठो, स्कूल है तो आपके लिए अलग है, कॉलेज है तो आपके लिए अलग है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन इन अ प्लेस लाइक यूनाइटेड स्टेट्स भी अफ्रीकन के लिए किया जा रहा था, है ना। जैसे हमने बोला ये ट्रैवलिंग बाय बस है, तो अगर भाई वाइट पर्सन मान लीजिए उसको बैठना है तो जो ब्लैक है उसको खड़ा होना पड़ेगा, वाइट को जगह देनी पड़ेगी कि वे लो बैठो तुम। तो ये जो है अनइक्वल, एक जो कहते हैं अनइक्वल राइट्स इवन इन कंट्रीज लाइक अमेरिका जो है यूएसए के लिए लेट 1950s में भी देखने को मिलता था। और इसके अगेंस्ट में अमेरिका ने जो सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 पास किया, जिसके उसमें डिस्क्रिमिनेशन रेस से, रिलीजन से, नेशनल ओरिजिन किसी भी कंट्री से हो, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, है ना। इसमें बोला गया कि स्कूल जो है सबके लिए खुले रहेंगे, एक ही स्कूल में अफ्रीकन भी पढ़ेगा, अमेरिकन भी पढ़ेगा, सबके बच्चे चलेंगे और नो लॉन्गर उनको सेपरेट स्कूल दाखिला लेना पड़ेगा। लेकिन इस सिविल राइट एक्ट्स ऑफ 1964 के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। आज भी उनको अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है कुछ लोगों को द्वारा। और जो मैक्सिमम जो पुअर हैं, अमंग पुअर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो हैं ये अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो आज भी अमंग पुअर्स हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि अपने आप में बहुत डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पे भी एटीट्यूड को चेंज होने में बहुत समय लग रहा है। बट
डेफिनेटली बेटर हुआ है। और इस तरीके से हम जो सिविल राइट्स एक्ट है 1964 है, उसके तहत एक प्रोटेक्शन जो है दिया गया फॉर अफ्रीकन एंड अमेरिकन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। अब हम देखते हैं इस बुक में दिया है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, है ना, तो चाहे वो एक वेज लेबरर हो, है ना, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई प्रोफेशनल हो, एवरीवन हैज द राइट फॉर अ हेल्दी लिविंग, राइट फॉर अ हेल्दी लिविंग, हेल्दी लिविंग के लिए, है ना, राइट फॉर अ गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ। अब हेल्दी लाइफ का क्या मतलब है? हेल्दी लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि ठीक है नहीं भाई हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ये है अगर हमको कुछ हुआ तो हम दवा खा लेंगे, नहीं। आपका जो एनवायरनमेंट है ना, पोल्यूशन है, आसपास का ड्रेनेज सिस्टम है, आपका अगर मान लीजिए फ्लड आता है तो कहीं वाटर कंटामिनेशन ना हो, वाटर कंटामिनेशन, पानी कहीं इकट्ठा ना हो, ये सब चीज़ें जो है, चीज़ें प्रॉपरली जो है सैनिटाइज्ड हों, है ना, एक सैनिटाइजेशन जो है मेजर रहे, साफ सफाई हो, रोड्स की साफ सफाई हो, हर चीज़ों की साफ सफाई हो, क्लीनलीनेस हो अराउंड में, है ना, ये सारी चीज़ें सब मिल के हमारे हेल्दी लिविंग को इनकरेज करती हैं। ये सारी चीज़ें मिल के हमारे हेल्दी लिविंग को इनकरेज करती हैं, जो कि हमको इलनेस से, बीमार होने से बचाता है, किसी इंजरी से बचाता है। अब जो साफ पानी है, क्योंकि साफ पानी, प्रदूषण रहित एनवायरनमेंट, और जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं इतना प्रदूषण ना हो कि पता चला कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से चेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है नहीं मिल रहा है। अगर कायदे का खाना नहीं मिल रहा है ना, और कंडीशन ऐसी जगह रह रहे हैं कि पता चला कि एक छोटा सा मान लीजिए एरिया है, इसी एरिया के अंदर इतने सारे घर हैं कि जो लिविंग है वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, तो इसमें क्या होगा? प्रोन टू इलनेस। भाई जब अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली बीमारी जो है वो एक ऐसा रहेगा कि भाई बीमारी पकड़ने का जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा रहेंगे। तो जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम एक डेवलप है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है या हेल्थ सेंटर्स हैं, वो गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं, सो दैट कि अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई डिजीज़ होती है, कोई इलनेस होती है, तो लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर पब्लिक के लिए इलाज उपलब्ध है। अब इसको हम दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, एक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, एक प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो अब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का मतलब है जो सर्विसेज गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा डेवलप्ड होता है। गवर्नमेंट में क्या होता है, जो हमारे प्राइस होते हैं वो या तो ज़ीरो होते हैं या बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होते हैं, बहुत लो प्राइस होते हैं गवर्नमेंट में, है ना। और प्राइवेट में अगर हम देखते हैं तो उसमें डेफिनेटली हाई प्राइस होता है, एज कंपेयर टू हायर प्राइस होता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। अब पब्लिक हेल्थ सर्विस होता है, इसकी जो चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स हैं, ये हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो सरकार द्वारा संचालित होते हैं, सरकार द्वारा चलते हैं। जो उसमें डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, जो मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, ये सब सरकार द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, है ना। इसमें ये चाहे रूरल बेल्ट हो, मान लीजिए कि हमारा गांव का बेल्ट है, रूरल बेल्ट है, चाहे अर्बन बेल्ट है, सारे एरिया जो हैं उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। अगर कोई भी मान लीजिए बीमारी है तो उनको जो भी सर्विस चाहिए वो सरकार जो है, गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स, अपने सेंटर्स को डेवलप करके वो मेक श्योर करती है कि वो एसेसिबिलिटी जो है, वह एसेसिबिलिटी हमारे सिटीजन्स को, हमारे लोगों को मिले और उनका प्रॉपर इलाज हो सके। तो विलेज लेवल पे अगर हम देखते हैं जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनको हम पीएचसी कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, है ना। तो उसमें जो कॉमन इलनेस है या कोई भी चीज़ें हैं तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठते हैं वो उसको करते हैं। फिर इसी तरीके से विलेजेस के रूरल एरिया के हिसाब से फिर डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, ये बिगर होते हैं, है ना, ये बिगर होते हैं।
मोर नंबर ऑफ डॉक्टर्स होते हैं यहाँ, मोर नंबर ऑफ डॉक्टर होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो नर्सेज होती हैं वो और ज़्यादा होते हैं, है ना। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐड ऑन होती हैं, जो कि रूरल एरिया में नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ मशीनरी जो हॉस्पिटल के लिए, तो मान लीजिए कि एक्सरे है या पैथोलॉजी है, लैब है, ये चीज़ें जो मशीनरी हैं ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रॉपरली डेवलप्ड होती हैं। ये ज़्यादा लोग को ओवरऑल सिटीजन्स जो होते हैं उस एरिया के लोगों को केटर करता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़े लेवल पे लोगों को केटर करता है। आसपास ऐसी भी जगह होती है जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, तो भी लोग आ जाते हैं कि भैया बगल में है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ चलो, वहाँ पे हम अपना इलाज करा लेंगे। वहाँ पे खूब सारे डॉक्टर्स भी हैं, लोग भी हैं, कम पैसे भी लगेंगे, बेहतर इलाज भी हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है पब्लिक हेल्थ में, वो क्वालिटी हेल्थ केयर। ये फ्री, जैसा हमने पहले भी देखा, या बहुत लो कॉस्ट है। ये क्यों लो कॉस्ट है, फ्री होता है? सो दैट चाहे रिच हो या पुअर, सब अफोर्ड कर सकते हैं, सब इलाज ले सकते हैं, कोई वंचित नहीं रहेगा। किसी को भी अगर कोई किसी भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उनको वो ट्रीटमेंट मिल सकता है। कॉस्ट की वजह से वो कहीं ना कहीं अगर सोचे कि भैया हम प्राइवेट में नहीं करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक जो हॉस्पिटल्स है, जो कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपने आप को सही रख सकते हैं। और जो प्रिवेंशन का काम है, ये ट्रीटमेंट के साथ साथ ये हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट जो है हेल्थ में प्रिवेंशन का भी काम करती है। कि जैसे कि टीबी है, कॉलेरा है, जॉन्डिस है, मलेरिया है ना। समय समय पे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है छिड़काव कराती है, या जो मच्छर वाले सीजन्स आते हैं उससे पहले आप देखते होंगे कि धुएं का छिड़काव होता है शहर के अंदर। तो वो क्यों करती है? प्रिवेंशन के लिए करती है कि बीमारी ना फैले। इस चीज़ का भी जो हमारे हेल्थ सेक्टर है, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर है, उसका ध्यान दिया जाता है कि कोई बीमारी ना फैले। उससे लोगों को दिक्कत होगी, लोग रोजगार में जो डेली वेजर्स हैं या जो लोग अपने काम पे नहीं जा पाएंगे तो उनको बहुत बड़ा लॉस होगा, उनकी फैमिली पे लॉस होगा। भाई जब काम नहीं करेंगे तो बच्चों के एजुकेशन में दिक्कत आएगी, उनके वे ऑफ लिविंग में दिक्कत आएगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट प्रिवेंशन भी प्रैक्टिस करती है और ट्रीटमेंट भी देती है। अब जैसे कि हमने देखा कि पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उसी तरीके से प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी भी है, जो कि हमारे कंट्री में एक बैकबोन जो है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फैसिलिटी के साथ साथ गवर्नमेंट फैसिलिटी के साथ साथ प्ले करता है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, जिसमें कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो कि डॉक्टर होते हैं, है ना, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। और खूब सारे डॉक्टर्स जो हैं स्पेशलाइज सर्विसेज देते हैं, हॉस्पिटल में देते हैं, नर्सिंग होम्स में देते हैं, है ना, प्राइवेटली अपने क्लिनिक्स में भी देते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर किसी को भाई गवर्नमेंट में नहीं जाना है, प्राइवेट में जाना है, तो आप इजीली, ये भी एक्सेसिबिलिटी है टू ऑल, जो जहां चाहे उस तरीके से कर सकता है। इनके पास भी जो लैबोरेटरीज हैं, जो टेस्ट हैं, कोई ब्लड टेस्ट होना है, एक्सरे होना है, अल्ट्रासाउंड होना है, तो होता है। इनके पास आसपास या इनके अंदर ही जो है मेडिसिन की भी शॉप होती है, फार्मेसी होती है। तो इन फार्मेसी में जो दवा होती है वो मिल जाती है, जिससे आप बेहतर जो अपना जो भी बीमारी है उसको आप दूर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दो एग्जाम्पल, एक तो कोस्टा रिकन एग्जाम्पल अप्रोच है, एक केरला का। इन दोनों को हम देखते हैं कि किस तरीके से जो कंट्री में हेल्थ का जो एक कहते हैं कि एक हेल्दी कंट्री के लिए जो है, किस तरीके से कोस्टा रिकन है जो है, जो कि एक वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, वो किस तरीके से कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत साल पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? कि हम भाई अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, हमको नो आर्मी चाहिए। अब भाई आर्मी रखोगे तो उसका डेवलपमेंट का खर्चा, उसका ट्रेनिंग का खर्चा, उसके स्किल का खर्चा, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का खर्चा, जो कि बहुत
बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में मनी सरकार का इन चीज़ों पे लग जाता है। तो कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने, कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम ये चीज़ नहीं करेंगे, हम वो पैसा अपनी आर्मी की जगह हम अपने जो भी लोग हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके हेल्थ पे, उनके एजुकेशन पे, उनकी बेसिक नीड और नेसेसिटी को पूरा करेंगे। बेसिक नीड एंड नेसेसिटी को पूरा करेंगे, उनके दिनचर्या जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत होती है उनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। हम आर्मी रख के जो पैसे खर्च करेंगे वो पैसे हम अपना इस चीज़ पे लगाएंगे कि भैया जो हमारे लोग हैं वो हेल्दी रहें एंड उसको हम टेक केयर कर सकें। इसी तरीके से हम इंडिया में एक एग्जांपल देखते हैं। 1996 के दौरान केरला जो गवर्नमेंट थी, बहुत मेजर चेंज हुआ स्टेट में। क्या 40% केरला गवर्नमेंट ने लगभग स्टेट बजट का 40% जो बजट था, एंटायर स्टेट बजट का 40% वो पंचायत को दे दिया कि भाई पंचायत फ्री है। जैसा क्लास 6 में हमने देखा कि पंचायत किस तरीके से 3 सिस्टम में रहती हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आप देख सकते हैं। वो अपनी रिक्वायरमेंट को केरला गवर्नमेंट 1996 में 40% बजट जो है वो पंचायत को दे के उनको बोला कि भाई आपकी जो विलेज की रिक्वायरमेंट है, जो प्रॉब्लम है, वो आप प्लान करिए, पानी के लिए, खाने के लिए, वुमेन के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल एजुकेशन के लिए। ग्राउंड लेवल पे ये काम हुआ और ये सक्सेसफुल भी रहा। केरला गवर्नमेंट ने उसको एक्सपीरियंस किया कि जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, वाटर, रोड्स, इसका जो डेवलपमेंट का मेन इनिशिएटिव था पंचायत का, ये बहुत हद तक बहुत अच्छे तरीके से इस गवर्नमेंट ने इसमें पूरा किया गया था। ये 2 एग्जाम्पल हमने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो रोल प्ले करती है हमारे हेल्थ में, किस तरीके से हमारे कंट्री में केरला गवर्नमेंट ने 1996 के दौरान ये जो है स्टेट बजट का 40% दे के कितना बड़ा स्टेप लिया। और इसी तरीके से हम पार्ट 1 अपना क्लास 7th का कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 में हम स्टेट गवर्नमेंट में कैसे पार्ट होता है, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, कौन कौन कैसे विधानसभा होती है, किस तरीके से विधानसभा के लोग इलेक्ट होते हैं, सीएम किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। और अगर आपके पार्ट 1 से कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है, इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है जिसको आप चाहते हैं कि हम रेक्टिफाई करें, कोई उस पर सजेशन दें, तो डेफिनेटली आप हमारे वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, और उसका जो भी सही उत्तर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।